Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills, and we discuss this from Monday to Friday at 10 a.m. So, before we move ahead, जो बैंकिंग वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, और आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पे बाय यूजिंग द कोड PM10। और ये कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर करते हैं, और इजी लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, और जितने वाइड वैरायटी पॉसिबल है हमने वो कवर किए हैं इसके अंदर। ओके और ये अब आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं, यानी आप कोई एक या दो सब्जेक्ट परचेज़ करना चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एडिटोरियल है वो है ब्रिज टू कोलंबो। कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो कोलंबो के ब्रिज की बात हो रही है, यानी रिलेशंस इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो आप इसको क्विकली रीड कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके। तो द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, और ये है इंडिया के जो श्रीलंका के साथ बढ़ते हुए इम्प्रूव होते हुए जो रिलेशंस हैं उनके बारे में। तो प्रेसिडेंट रणिल विक्रमसिंघे's 2-day इंडिया विजिट लास्ट वीक। तो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं उनके 2-day विजिट की बात हो रही है जो लास्ट वीक हुई थी। हिज फर्स्ट सिंस बिकमिंग, अब यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, यहाँ सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो उनकी विज़िट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो उनकी विज़िट कैसी थी? हिज फर्स्ट सिंस बिकमिंग श्रीलंका टॉप एग्जीक्यूटिव अ ईयर अगो। तो अब लास्ट ईयर वो जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने थे, तो उसके बाद से उनकी पहली विज़िट है इन द मिड्स ऑफ इकोनॉमिक केओस। तो लास्ट ईयर जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो एक इकोनॉमिक केओस क्या होता है कि कन्फ्यूजन के, क्योंकि श्रीलंका की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी। तो उस वक्त जो पहले प्रेसिडेंट थे उनको उन्हें हटना पड़ा, और उनकी जगह फिर रणिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बने। तो इन द मिड्स होता है किसी चीज़ के बीच में, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में वो प्रेसिडेंट बने थे लास्ट ईयर, और उसके बाद से उनकी ये पहली इंडिया विजिट है। तो अब यहाँ से अगर हम रीड करें कि टू डे इंडिया विजिट लास्ट वीक वॉज फोकस्ड, तो ये वॉज किसके लिए यूज़ हुआ है? विजिट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, विजिट के लिए यूज़ हुआ है। तो जो द विजिट वॉज फोकस्ड मोस्टली ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो जो विजिट का फोकस था ट्रेड पर और इकोनॉमिक रिलेशंस पर। The vision document adopted by the two countries spoke about strengthening maritime, air, energy and people-to-people connectivity, besides accelerating mutual cooperation in areas of tourism, power, trade, higher education and skill development. तो फोकस इन सब रीजन्स, इन सब एरियाज़ पे था। जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया, तो अडॉप्ट क्या होता है कि आप किसी को गोद लेते हो तो वो एक अडॉप्ट होता है। दूसरा होता है कि अगर आप कोई, जैसे अगर ये गवर्नमेंट्स हैं कोई डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करती है, यानी फॉर्मली उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो डॉक्यूमेंट था जिसे दोनों कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया फॉर्मली, वो किस चीज़ के, इन रीजन्स में। मैरीटाइम क्या होता है? जो समुद्र से रिलेटेड, सी से रिलेटेड जो डोमेन होता है, जो एरिया होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो एयर है, चाहे वो सी है, एनर्जी है, लोगों के बीच में जो कनेक्शंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शंस, उसके अलावा म्यूचुअल कोऑपरेशन इन टूरिज्म, पावर, ट्रेड, हायर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इन सब पे ऊपर फोकस था। The fisherman issue and the Tamil question did feature in Vikramasinghe's talks with the Prime Minister Narendra Modi, but though these issues have a resonance in the domestic politics of Tamil Nadu, both leaders prefer to sidestep a focused conversation. तो यहाँ पर है कि दो जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया और श्रीलंका के बीच में चलते आ रहे हैं। वो है एक तो तमिल क्वेश्चन, जो वहाँ श्रीलंका में एक तमिल माइनॉरिटी रहती है और उनके राइट्स को लेकर हमेशा कंसर्न्स रहे हैं पास्ट में। तो एक तो उस क्वेश्चन के बारे में, तो और दूसरा होता है फिशरमैन इशू कि जो मेरीटाइम बॉर्डर है, यानी कि जो समुद्र में इंडिया और श्रीलंका का बॉर्डर है, तो वहाँ पर
कई बार क्या होता है कि श्रीलंकन फिशरमैन इंडिया में या फिर इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर्स में होते हैं, ठीक है, वहाँ पर फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वो फिशरमैन इशू, ये काफ़ी जो है ये इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये दे डिड फीचर, मतलब कि इनके बारे में भी डिस्कशन हुआ। जब किसी चीज़ को आप फीचर करते हो, आप या तो किसी चीज़ को डिस्प्ले करते हो, ठीक है, या फिर वो आपके डिस्कशन में आती हैं। तो यहाँ पे फीचर इन मिस्टर विक्रमसिंघे टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि जो उनकी जो बात हुई, जो चर्चा हुई, उसमें ये वाले 2 क्वेश्चन भी थे। बट दो दीज इशूज़ हैव अ रेजोनेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लेकिन हालांकि ये इन क्वेश्चंस का जो ये इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए, क्योंकि जो तमिलनाडु में भी तमिल पीपल हैं और कुछ श्रीलंका में भी हैं, तो वहाँ उस स्टेट की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। लेकिन दोनों लीडर्स ने क्या कहा, उन्होंने प्रेफर किया कि अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करते, इसको अभी अवॉइड करते हैं। तो दे प्रेफर टू साइड स्टेप। साइड स्टेप क्या होता है? आप रास्ते से एक स्टेप लेके साइड हो जाते हो, यानी कि आपने क्या किया, आपने किसी चीज़ को अवॉइड किया, ठीक है, यू अवॉइडेड समथिंग, आपने उस किसी चीज़ को अवॉइड करके आप अपना जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप उसके लिए मूव ऑन कर गए, किसी चीज़ को अवॉइड करके। तो यहाँ पर जो दोनों लीडर्स ने इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन तो किया, लेकिन इन पे फोकस नहीं किया, ठीक है। This is not surprising since New Delhi and Colombo, for their own reasons, seem to be looking to deepen their relationship by strengthening economic ties rather than remain prisoner to legacy issues. और ये क्यों सरप्राइजिंग नहीं है? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़, अब यहाँ पर न्यू दिल्ली इंडिया के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और कोलंबो श्रीलंका के लिए, तो दोनों ही कंट्रीज़ अपने अपने रीजंस की वजह से वो चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बेटर करके जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें, rather than remain prisoner to legacy issues। लेगेसी जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, जो पास्ट में कोई इवेंट हुआ या पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं, उनकी बात हो रही है, लेगेसी इश्यूज़। और रिमेन प्रिजनर टू लेगेसी इश्यूज़ का मतलब कि हम उनके ही एक तरीके से उनकी वजह से हम आगे ना बढ़ पाएँ, ठीक है, तो हम उसी में ही लिमिटेड होके रह जाएं। रिमेन प्रिजनर टू लेगेसी इश्यूज़। तो दोनों ही कंट्रीज़ नहीं चाहती कि जो पहले के इश्यूज़ हैं वो जो दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको लिमिट करके रखें। तो इसलिए दोनों ही कंट्रीज़ नहीं चाहती कि वो लेगेसी इश्यूज़ की प्रिजनर बन के रहें, यानी उससे लिमिट हो जाएं। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ फ्रेम्ड इंडियाज़ रिलेशनशिप विद श्रीलंका विद इन न्यू दिल्लीज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन सागर फ्रेमवर्क। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे फ्रेम किया, क्या कहा कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो जो श्रीलंका के साथ है, तो वो किससे उन्होंने रिलेट किया, जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और उसके अलावा जो सागर फ्रेमवर्क है। सागर इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो उसको लेकर सागर इनिशिएटिव है इंडिया का। उसके अलावा इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जहाँ पर स्पेशल फोकस और स्पेशल अटेंशन होती है हमारे नेबर्स पे। तो इन पॉलिसीज़ के अंडर जो है श्रीलंका को रखा गया है, जो इंडिया की रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ। ही सेड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर इंटरट्वाइंड। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं, जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी जो रक्षा से रिलेटेड जो भी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं। कोई चीज़ इंटरट्वाइंड होते हैं यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, श्रीलंका के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो आपस में काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। In his remarks, Wickremesinghe spoke about Sri Lanka's profound appreciation for the solidarity and support in what was undoubtedly the most challenging period in our recent history। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि श्रीलंका का प्रोफाउंड एप्रिसिएशन क्या होता है, आभार, और प्रोफाउंड बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया इंडिया का। जब किस लिए, फॉर सॉलिडारिटी,
सॉलिडारिटी किसी के साथ किसी आप अपना सपोर्ट अपना समर्थन शो करते हो, तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई कॉज भी हो सकता है, ठीक है, कोई सोशल कॉज भी हो सकता है। तो उसके लिए जब आप अपना सपोर्ट शो करते हो तो वो सॉलिडारिटी है। तो जब श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस चला था तो इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया था, और उसी के लिए उन्होंने जो है ही एक्सप्रेस हिज प्रोफाउंड एप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर द सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट इन व्हाट वाज। तो इंडिया ने जब कब सॉलिडारिटी और सपोर्ट कब शो किया, जब श्रीलंका का सबसे चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, उसके पिछले कुछ टाइम में सबसे मुश्किल टाइम था श्रीलंका के लिए। ही सेड, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने और क्या कहा, इंडियाज ग्रोथ वुड बी बेनिफिशियल टू द नेबरहुड एंड इंडियन ओशियन रीजन, ठीक है। आई थिंक ये वाली तो लाइन क्लियर है आपको। इफ द तमिल क्वेश्चन डिफाइंड बायलैटरल टाइज इन द पास्ट, द शैडो ऑफ चाइना नाउ लूम्स ओवर द रीजन। तो पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे बेस्ड होते थे, जो तमिल क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है, जिस पे अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, डिस्कशन हुआ पर इतना फोकस नहीं हुआ। पहले फोकस तमिल क्वेश्चन पे ही होता था, लेकिन अब किस चीज़ पर फोकस है, अब है शैडो ऑफ चाइना लूम्स ओवर। कुछ किसी चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं समथिंग लूम्स ओवर समथिंग एल्स, यानी कि मंडरा रही है दूसरी चीज़ के ऊपर, और आप किसी अच्छी चीज़ को नहीं कहते कि वो मंडरा रहा है, ठीक है, लूम ओवर। तो शैडो ऑफ चाइना लूम्स ओवर यानी कि एक नेगेटिव कह सकते हैं, या फिर कोई पोटेंशियली हार्मफुल कोई चीज़ है जो थ्रेटन कर रही है, जो कि रिस्क बढ़ा रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लूम ओवर। तो चाइना की जो शैडो है वो ये जो रीजन इंडिया, श्रीलंका और ये जो इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पर चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और उसी की वजह से अब वही फोकस है दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस में। द एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर किस चीज़ पे फोकस है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, यानी कि जो सी के थ्रू कनेक्टिविटी है, शिप्स के थ्रू कनेक्टिविटी है, उस पर फोकस है। तो पोर्ट्स बनाने कहाँ, इन 3 जगहों पर, ठीक है। अब हमें ये सब फैक्ट्स याद नहीं रखने, पर हमें समझ में आना चाहिए। अगर कोई पैसेज आता है किसी भी कंट्री के ऊपर या दो कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है, तो आप यू शुड बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। लेकिन हमें याद नहीं करना कि कौन कौन से पोर्ट्स थे और क्या था, नहीं, हमें इंग्लिश पे फोकस करना है, ठीक है। तो एंड रिजम्पशन ऑफ फेरी सर्विसेज बिटवीन नागपट्टनम एंड कनकेसनतुरई, ओके, एंड एज वेल एज बिटवीन रामेश्वरम एंड तलाईमन्नार। तो यहाँ पर फेरी सर्विसेज, जो बोट्स जाती हैं जो एक रीजन को, एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करती है इंडिया और श्रीलंका में, तो वो फेरी सर्विसेज को रिज्यूम करना है। रिज्यूम इज़ अ वर्ब, रिजम्पशन क्या है, एक नाउन है। तो वो जो फेरी सर्विसेज अभी रुकी हुई हैं उन्हें वापस से शुरू करना है, और यहाँ पर वो फेरी सर्विसेज हैं। सजेस्ट एन अर्जेंसी टू इंटीग्रेट द टू इकोनॉमीज़। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, इससे पता चल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ चाहती हैं कि जल्द से जल्द दोनों की इकोनॉमीज़ कनेक्ट हो। द इनिशिएटिव्स ऑन द एनर्जी फ्रंट, the preference for rupee as the currency in bilateral trade and operationalization of the UPI based digital payments are also steps that will further the integration। तो उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ को और ज़्यादा इंटीग्रेट यानी जोड़ देंगी, तो वो है इनिशिएटिव्स ऑन दी एनर्जी फ्रंट। फ्रंट एक बिल्डिंग का भी फ्रंट होता है, ठीक है। फ्रंट और क्या होता है, फ्रंट होता है एक जैसे कोई एक हम कहें कि दिस कंपनी वॉज अ फ्रंट फॉर दिस इलीगल बिजनेस, तो वहाँ पर फ्रंट का मतलब होता है कोई इलीगल काम करने के लिए आप एक नकली एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो, तो वो भी फ्रंट होता है, ठीक है, कि आपको देखने में लगेगा कि एक लेजिटिमेट कंपनी है लेकिन वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही होती है, तो वहाँ पर भी फ्रंट यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही फ्रंट नहीं है। अब एनर्जी फ्रंट का क्या मतलब होगा कि जो डोमेन है एनर्जी का, जो जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी के डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी एनर्जी की अगर हम एरिया की बात करें जिसमें कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो इनिशिएटिव्स ऑन द एनर्जी फ्रंट। प्रेफरेंस फॉर रुपी, तो दोनों कंट्रीज़ में अब रुपी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमने देखा था इंडिया और यूएई के बीच में भी जो है रुपी और जो यूएई की करेंसी थी, तो उनके बीच में ताकि जो बायलैटरल ट्रेड है वो लोकल करेंसीज़ में होगा। तो सिमिलर अरेंजमेंट विद श्रीलंका, जिसमें बायलैटरल ट्रेड के लिए रुपी को जो है
इम्पॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा। उसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑपरेशनलाइज करना यानी किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप लागू करते हो, तो जो यूपीआई बेस्ड जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स है तो उसको श्रीलंका में भी जो है इम्प्लीमेंट करना। सो एंड ऑल्सो स्टेप्स दैट विल फर्दर द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन को, दोनों इकोनॉमीज की इंटीग्रेशन को और ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर फर्दर एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है, आई विल गो फर्दर, तो यानी मैं इससे भी आगे जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर क्या ये एक एडवर्ब है? यहाँ पर देखो दैट विल फर्दर, तो हेल्पिंग वर्ब विल एंड फर्दर फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, तो फर्दर एक वर्ब भी होती है। तो उस यहाँ पर क्या मतलब है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा आगे ले जाना, ठीक है। चलो, तो श्रीलंका हैज़ येट टू टाइड ओवर द इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी श्रीलंका ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ख़त्म हो गया है और श्रीलंका जो है वो अब उभर के आ गया है, ऐसा नहीं है। अभी इट इज़ येट टू टाइड ओवर, यानी अभी नहीं हुआ, येट यानी अभी नहीं हुआ, तो येट टू टाइड ओवर। व्हेन यू टाइड ओवर समथिंग, जब आप किसी चीज़ को टाइड ओवर करते हो यानी आप उसको हैंडल करते हो, उसको डील कर पा रहे हो, या आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सर्वाइव कर गए, तो अभी वो पूरी तरह से उससे बाहर नहीं आया है श्रीलंका उस इकोनॉमिक क्राइसिस से। दैट स्पायरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। स्पायरल यूजुअली होता है कि कोई चीज़ बढ़ती जाती है, ठीक है, और वो बढ़ती ही जाती है लगातार, तो स्पायरल। तो यहाँ पर कहा गया कि दैट स्पायरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि धीरे धीरे वो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता गया और फिर कंट्रोल से, काबू से बाहर हो गया, लीडिंग टू मैसिव शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल्स। तो उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो एसेंशियल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल है, फूड आइटम्स हैं, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो गई, कमी हो गई, इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल, मेडिसिन्स। Delhi, which stepped in with $4 billion in aid, has since built a relationship that hopefully can contain the deep inroads Beijing has made in Sri Lanka's economy. तो अब उस क्राइसिस के बाद फिर दिल्ली यानी इंडिया ने स्टेप इन किया। स्टेप इन करते हो आप कोई किसी प्रॉब्लम में है और आप उसकी मदद के लिए जाते हो, तो ये स्टेप इन, ठीक है, आप उसकी प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व होते हो, हेल्प करते हो उसको बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर स्टेप्ड इन विद कितनी मनी के साथ हेल्प की, कितना अमाउंट था, वो था $4 बिलियन, और उसके बाद हैज़ सिंस बिल्ट अ रिलेशनशिप। तो उसके बाद से जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप बेटर होते गए, और होपफुली यानी कि ये उम्मीद है कि इंडिया जो है वो जो चाइना की इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में उसको कम कर पाएगा, ठीक है। कंटेन यानी कि लिमिट करना किसी चीज़ को, किस चीज़ को, जो चाइना ने इनरोड्स बना दिए हैं। इनरोड्स इस तरह से आप समझो कि आप किसी कंट्री में जाते हो, धीरे धीरे आप वहाँ के सिस्टम्स को पहचानने लगते हो, फिर आप वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपकी इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ होती जाती है उस कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर इनरोड से मतलब है जो चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल या काउंटर कर पाएगा जो इंडिया का ये डिसीजन था। इंडिया श्रीलंका टाइज आर मल्टी डायमेंशनल। एक डायमेंशन होता है कि एक ही आयाम है, यानी एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं। तो कैसे हैं, क्योंकि एक तो मल्टी डायमेंशनल, दूसरा सिविलाइजेशनल रिलेशंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। विद द माइग्रेशन ऑफ पीपल, दोनों कंट्रीज़ के बीच में लोग माइग्रेट करते आए हैं काफ़ी टाइम से, आइडियाज़, फेथ्स, तो रिलीजन भी, जैसे बुद्धिज़्म इंडिया से श्रीलंका जो है वो स्प्रेड हुआ, तो चाहे आइडियाज़ हैं, पीपल हैं, फेथ्स हैं, तो उन्होंने सेंचुरीज से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को शेप किया है, यानी डायरेक्शन दी है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को। अ ट्रांजैक्शनल इकोनॉमिक कंपोनेंट हैज़ नाउ बीन एडेड टू इट। तो ऐसा नहीं है कि उनको रिप्लेस करके एक सिर्फ गिव एंड टेक, सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की जा रही है, बल्कि जो पहले के जो हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, जो मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं दोनों के बीच में, उसमें एक और कंपोनेंट और जोड़ दिया गया है जो कि है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, ठीक है, ट्रांजैक्शनल इकोनॉमिक कंपोनेंट। तो अब वो जोड़ दिया गया विच वुड होपफुली रिड्यूस कोलंबोस डिपेंडेंसी ऑन बीजिंग। तो इससे क्या होगा, जो चाइना पे श्रीलंका की जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, वो होपफुली कम होगी।
it will also have a positive bearing on India's security considerations for the Indian Ocean region. तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा. अच्छा, हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग, तो इस टाइप के फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए. ठीक है, टू हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग, अब ये आए तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो किसी चीज़ पे किसी दूसरी चीज़ का असर होना. ठीक है, इट हैज़ बियरिंग ऑन ऑल ऑफ अस, यानी हम सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. अब अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो श्रीलंका की डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम होगी, तो उसका एक पॉजिटिव असर होगा इंडिया की सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं उन पे. ठीक है, तो हैव अ बियरिंग ऑन मतलब उसका इम्पैक्ट होगा. पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते, पर अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो यानी पॉजिटिव इफेक्ट होगा. ओके, तो ऑन इंडिया सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, जो भी इंडिया की जो भी इंडिया के जो सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं, जिनके बारे में जो इंडिया को जो डाउट्स रहते हैं या फिर जो चिंता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी उन पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर श्रीलंका की डिपेंडेंस कम होती है चाइना पे, तो इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उस पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा. ओके, सो ये था हमारा एडिटोरियल, और इसमें हमने पहले देखा जो अभी करंटली क्या चल रहा है, किन चीज़ों पे फोकस हुआ. ठीक है, और दोनों लीडर्स ने क्या स्टेटमेंट्स दी वो यहाँ पर है. ओके, एंड उसके बाद फिर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं आगे, कि दोनों कनेक्टिविटी या दोनों की इकोनॉमीज़ को कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं. यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस है, रुपी को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो फेरी सर्विसेज है वो कंटिन्यू हो रही हैं. ओके, और इससे ये इंटीग्रेट होगा. तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कि कौन से स्टेप्स हैं जो दोनों कंट्रीज़ को इंटीग्रेट या दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करने में हेल्प करेंगी. तो अगर आपने केयरफुली रीड किया और सिर्फ ऐसे रीड नहीं किया, आपको पता है कि जो पैसेज के कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में बात हुई है, तो आप डायरेक्टली इस पैसेज के इस रीजन में आप सर्च करोगे कौन सी चीज़ें थी. ठीक है, दैट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग. ऐसा नहीं कि सिर्फ रीड कर लिया और आपको आंसर्स पता चल जाएंगे. आपको फोकस भी करना है कि पैसेज के कौन से पार्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ताकि आप क्विकली अगर आपको रेफ़र करना हो तो आप कर सको. ठीक है, और तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे आप रीड करो, आप समराइज़ करते जाओ कि ओके पैसेज के बिगिनिंग में ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद एक एक लाइन में, तो हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में. और फिर यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड गिवन है, और आगे फ्यूचर के लिए कि अगर चाइना पे डिपेंडेंस कम होती है श्रीलंका की, तो इंडिया के जो कंसर्न्स है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो भी थोड़ा दूर होंगे. ओके, तो ये सब चीज़ें मेंशन है. तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो हाईलाइट किए हैं, और काफ़ी वर्ड्स इसमें आए जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो वो मैंने नहीं हाईलाइट किए हैं. ठीक है, आई होप कि वो आपने पहले कवर कर लिए होंगे. अगर आपने अभी भी रीड नहीं किए हैं, आपने वो जो सेशंस हैं वो नहीं देखे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाओ उनको देखो, 1.25 या 1.5x पे देखो. ठीक है, क्विकली, और वहाँ शुरुआत से देखोगे तो क्या होगा कि हमें शुरू में इजी वर्ड्स भी कवर कर रहे हैं. ठीक है, जो हम अब नहीं कवर कर रहे हैं इतना. तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बल्कि हेल्पफुल रहेगा मैं कहता हूँ, तो आप स्टार्टिंग से देखो. और ऐसा नहीं है कि वो रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, सभी रेलेवेंट है, क्योंकि इंग्लिश पे फोकस है हमारा, करंट अफेयर्स पर नहीं. ओके, तो अच्छा, और जो फ्रेजेस हैं उन पे खास ध्यान रखना. हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग. ठीक है, स्टेप इन, टाइड ओवर. ठीक है, इन पे भी फोकस करना, क्योंकि कई बार होता है कि आप फोकस करते हो सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे ही, जबकि फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फ्रेजेस हमें फिल करने होते हैं, तो इन पे खास ध्यान देना है. चलो, नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ वेलफेयर. वेलफेयर होता है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो. यहाँ पर गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए अलग अलग स्टेप्स लेती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो. तो उसके ऊपर, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल है. सो आप एक बार क्विकली रीड कर दो, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, ठीक है, चलो.
तो आई होप बिना किसी डिक्शनरी या बिना गूगल के आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही हैबिट बनेगी जब जब साथ में बिल्कुल डिक्शनरी रखोगे तो क्या होगा, हर बार आप वो वर्ड चेक कर पा रहे हो, वो भी हेल्पफुल रहता है। लेकिन आपको पैसेज को बिना किसी हेल्प के रीड करने की भी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कोई डिक्शनरी रेफ़र नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो जो मन में कई बार रहता है ना कि ओके ये मुझे समझ नहीं आ रहा, और या फिर एग्ज़ाम में देख के एक या दो वर्ड नहीं समझ आते तो लगता है कि ये कैसे होगा, तो उसका डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से जो है आरसीएस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023, तो एक बिल है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। टेबल बाय द अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे। तो टेबल यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। किसी चीज़ को, किसी बिल को टेबल करना यानी कि असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में उसको सब मेंबर्स की डिस्कशन के लिए रखना, वोटिंग के लिए रखना, तो उसके लिए टेबल वर्ब यूज़ होता है। तो जो ये बिल है इसको प्रेजेंट किया गया जो असेंबली है वहाँ पर, ठीक है, हैज़ टेकन अ राइट्स बेस्ड अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग अ सोशल सिक्योरिटी नेट। पहले समझते हैं सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, कि जो लोग हैं उन्हें पेंशन मिले, जो सही रेट्स पर ट्रीटमेंट हो उनका, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है उन्हें जॉब्स मिले। तो सोशल सिक्योरिटी ये होती है कि जो लोग अपना कहें कि जो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम पे जो लोअर एंड पे हैं, यानी कि जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो उन लोगों के पास भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो। तो यहाँ पर उस सोशल सिक्योरिटी नेट की बात हो रही है। तो फर्स्ट अनाउंस इन द स्टेट्स बजट अर्लियर दिस ईयर, तो ये पहले अनाउंस किया गया था जब जो स्टेट का बजट पेश किया गया था, तो तब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। द फ्रेमवर्क सेंटर्स अराउंड 3 एरियाज। तो जो फ्रेमवर्क है, जो उस बिल का स्ट्रक्चर है, वो 3 एरियाज पर फोकस करता है। कौन से एरियाज? द राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, कि कम से कम हर पर्सन को इतनी इनकम तो मिलेगी, इससे लो इनकम, इससे कम इनकम नहीं होगी। तो मिनिमम गारंटीड इनकम जो है वो इंश्योर करता है, उसका राइट देता है लोगों को। राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, कि जो रोज़गार का अधिकार, यानी जॉब एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो, ये आपका राइट है कि आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट मांग सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं, गवर्नमेंट से कोई, क्योंकि आप कहीं भी एम्प्लॉयड हो। ओके, एंड अ राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन, और एक जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलना ये भी लोगों का राइट होगा, अधिकार होगा। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट्स वेलफेयरिस्ट एजेंडा डजंट एंड हेयर। लेकिन यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता जो वेलफेयरिस्ट एजेंडा है। वेलफेयरिस्ट यानी लोगों को, जो लोगों की है उनकी मदद करना, कैसे हेल्थ केयर में उनको पेंशन्स देना, ये सब चीज़ें वेलफेयर में आता है। तो वेलफेयर स्टेट कौन सा होता है? वेलफेयर स्टेट वो ऐसा स्टेट होता है जो लोगों को पेंशन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्री या फिर लो कॉस्ट पे मेडिसिन्स, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, जॉब्स, ये सब चीज़ें। तो जो ये वेलफेयरिस्ट एजेंडा है, यानी कि जो गवर्नमेंट ये अचीव करना चाहती है, वो यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता। इन इट्स बजट इट हैड ऑल्सो प्रपोज्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। तो एक और एक्ट की बात की गई थी जब बजट आया था इस ईयर, तो उस बिल का नाम, उसका नाम है गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, अंडर विच अ गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड वुड बी सेटअप। तो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? एक होते हैं एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वहाँ पर काम करते हैं। एक होते गिग वर्कर्स, यानी वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते उन ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे कि जो कैब ऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं या फिर जो फूड डिलीवरी ऐप्स होती हैं, तो उसमें जो पर्सन आपके घर तक फूड डिलीवर करता है वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक गिग वर्कर है, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस कंपनी को, लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन वर्कर्स को बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा गया था कि एक्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा उनकी मदद के लिए। सच पॉलिसीज़ व्हेन सीन इन कंजंक्शन विद अदर्स। अब इन पॉलिसीज़ को जब हम बाकी पॉलिसीज़ के साथ देखते हैं, इन कंजंक्शन, उनके साथ मिलाकर देखते हैं, दिस वुड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ फ्री और हेविली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड कैश पेमेंट्स।
reflect a concerted attempt on the part of both the center and the states to put in place a more expansive and far-reaching social security net. तो जब इन पॉलिसीज़ को हम बाकी पॉलिसीज़ के साथ रख कर देखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक हम बाद में रीड करेंगे, पहले ये देखते हैं कि जब हम बाकी पॉलिसीज़ के साथ इन पॉलिसीज़ को रख के देखते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं, शो करती हैं एक कॉन्सर्टेड अटैम्प्ट। कॉन्सर्टेड यानी कि मिलकर, साथ में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की साथ में एक कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स टू पुट इन प्लेस किसी चीज़ को। व्हेन यू पुट इन प्लेस समथिंग, आप किसी चीज़ को एस्टैब्लिश कर देते हो, तो दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि एक ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बिगर एंड फार रीचिंग यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ऐसे सोशल सिक्योरिटी नेट को एस्टैब्लिश करने की, उसको बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो ये जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ को साथ में रख के देखते हैं तो अच्छा, यहाँ पर अदर्स, तो कौन सी दूसरी स्कीम्स हैं? दिस वुड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ फ्री और हेवली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो प्रोविजन होता है किसी लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है या क्लॉज होता है तो उसको हम प्रोविजन कहते हैं। तो जो फ्री या फिर बहुत कम रेट्स पर जो फूड ग्रेन्स हैं वो लोगों को अवेलेबल कराई जाती हैं, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अलावा कैश पेमेंट्स हैं। तो ये इन सब स्कीम्स के साथ जब हम ये वाली स्कीम्स को रख के देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि जो दोनों लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि एक बड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट बने लोगों के लिए, फार रीचिंग यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। ठीक है, तो The Rajasthan state government intends to operationalize the guarantee of minimum income and employment by providing eligible individuals work in both rural and urban areas through the employment guarantee schemes. तो जो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट है, वो क्या, उनकी इंटेंशन क्या है कि ऑपरेशनलाइज करना है। अभी हमने देखा था पिछले एडिटोरियल में, यानी इम्प्लीमेंट करना है क्या, जो गारंटी ऑफ मिनिमम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा था कि मिनिमम इनकम की गारंटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी? बाय प्रोवाइडिंग एलिजिबल इंडिविजुअल्स वर्क इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जो लोग एलिजिबल हैं, जिन लोगों को काम दिया जा सकता है, तो उन्हें अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल दोनों जगह पर उन्हें काम दिया जाएगा। ठीक है, कैसे? थ्रू द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, इनका फंक्शन यही होगा कि जिन लोगों के पास काम नहीं है और जो काम करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें रूरल और अर्बन एरियाज़ में काम दिया जाएगा। इट हैज़ ऑल्सो सॉट टू गारंटी 125 डेज ऑफ वर्क इन बोथ एरियाज़। तो रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में एक गारंटी दी जाएगी कि 125 डेज़ का वर्क कम से कम मिलेगा ही हर इंडिविजुअल को जो उस स्कीम के अंडर काम मांगता है, काम की डिमांड करता है। ठीक है, सॉट यानी सीक की पास्ट फॉर्म होती है। सीक यानी कि आप कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हो, कोई चीज़ पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और सॉट उसी की पास्ट फॉर्म है। तो फॉर दोज अनेबल टू वर्क, लेकिन अब ऐसा भी तो होगा कि जिन लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग हैं जो काम नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से, उनके साथ क्या होगा? सो दोज अनेबल टू वर्क, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दिस स्पेशली डिसेबल्ड, सिंगल विमेन, विडोज़ एंड ओल्ड। तो इन लोगों को फिर क्या बेनिफिट मिलेगा? इट सीक्स टू प्रोवाइड अ पेंशन। तो इन लोगों को काम, जो लोग नहीं कर सकते उन्हें फिर पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। वाइल द आइडिया ऑफ इंश्योरिंग अ मिनिमम इनकम फॉर सिटीजन्स इज डिज़ायरेबल। अब वाइल से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट क्लॉज कंट्रास्टिंग होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक मिनिमम इनकम सिटीजन्स को देना, ये डिज़ायरेबल है, ये अट्रैक्टिव है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन द अप्रोच टेकन, लेकिन जिस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ऑपरेशनलाइजिंग इट थ्रू एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के थ्रू इस चीज़ को लागू किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, इज़ परहैप्स नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। टू गो अबाउट इट मतलब टू डू समथिंग। ठीक है, टू गो अबाउट इट, टू डू समथिंग। तो शायद ये बेस्ट तरीका नहीं है। परहैप्स मीन्स शायद ये बेस्ट तरीका नहीं है इस तरह की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। ओके, सच स्कीम्स कैन फेस सेवरल इश्यूज। क्यों? क्योंकि इस तरह की स्कीम्स में कई तरह के इश्यूज हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, डिमांड फॉर वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ नॉट सीजनल इन नेचर। अब रूरल एरियाज में डिमांड सीजनल होती है। जब
फसल पकती है तो फिर वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, लोगों के पास काम होता है, हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। जब फसल बोई जाती है तो उस टाइम पे भी लोगों के पास वर्क होता है। लेकिन जब फसल जो है ग्रो कर रही होती है, पक रही होती है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ में तो अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल होता है कि कुछ टाइम के लिए वर्क होता है लोगों के पास, कुछ टाइम के लिए नहीं। लेकिन जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल नहीं होता, तो ये एक इशू है। अनलाइक डिमांड इन रूरल एरियाज दैट इज़ मेट थ्रू एमजी नरेगा। उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में एक स्कीम ऑलरेडी वर्क करती है वर्क को गारंटी करने के लिए, वो है एमजी नरेगा। दिस टेंड्स टू कॉम्प्लिकेट द डिज़ाइन ऑफ द स्कीम, और क्योंकि इसमें अर्बन एरियाज़ को भी इंक्लूड किया गया, इसकी वजह से जो स्कीम का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस ओवर द काइंड ऑफ पब्लिक वर्क्स अवेलेबल इन अर्बन एरियाज़ एंड द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। अब इसके लिए और भी कंसर्न्स हैं कि क्या कंसर्न है। कंसर्न होते हैं किसी चीज़ पे के बारे में अगर हम चिंता करते हैं, तो क्वेश्चंस हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये किस तरह के काम जो है लोगों से करवाए जा सकते हैं। जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर जो कैनाल्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बनवाई जाती हैं। उसके अलावा पॉन्ड्स बनाते हैं वर्कर्स, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क्स होते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में किस तरह के वर्क्स करवाए जा सकते हैं, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल्स, क्या उनके पास इसको इस तरह के वर्क्स करवाने की जो कैपेसिटी है वो है भी या नहीं। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स लिखा है। कैपेसिटी यानी कोई चीज़ करने की आपकी क्षमता, एबिलिटी, और कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हो सकता, और जो यानी कि ये सेंटेंस कहना चाह रहा है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो शायद अर्बन एरियाज़ में इतने लोगों से काम करवाने में शायद उनकी एबिलिटीज़ लिमिटेड है। दो दिस वेलफेयरिस्ट एजेंडा में हैव वाइड पॉपुलर अपील। दो से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट क्लॉज कंट्रास्टिंग होगा इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लॉज कंट्रास्टिंग है कि हालांकि ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है वेलफेयरिस्ट एजेंडा जो स्कीम में है ये एक पॉपुलर अपील है इसकी, यानी लोगों को ये अट्रैक्टिव लगता है, अपीलिंग लगता है। देयर आर फिजिकल कंस्ट्रेंट्स टू कंटेंट विद, लेकिन इसका असर किस पे पड़ता है, फिजिकली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिजिकल जो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है और फिर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है। तो जब इस तरह की स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी तो उसका असर पड़ेगा गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, ठीक है। तो उस तरह के चैलेंजेस को कंटेंड करना पड़ेगा, यानी उस तरह के चैलेंजेस को डील करना पड़ेगा। राजस्थान इज अमंग द स्टेट्स विद द हाईएस्ट डेट बर्डन इन द कंट्री। तो राजस्थान उन स्टेट्स में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेट बर्डन, डेट क्या होता है, कर्जा। तो स्टेट्स भी मनी बोरो करते हैं, ठीक है, वो उनका अपना रेवेन्यू भी होता है, पर बहुत सारे कामों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स मनी बोरो भी करती हैं। तो राजस्थान उन स्टेट्स में से जहाँ पर डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। द स्टेट एलोकेट करना यानी किसी काम के लिए मनी अलग रखना। तो यहाँ पर जो स्टेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मनी, एलोकेट्स लेस ऑन मोर प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। अलग अलग टाइप की चीज़ों पे गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्च करती है, या फिर इंडस्ट्रीज़ पे खर्च करती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स हैं आगे फिर वो स्किल्ड होंगे, पढ़ेंगे तो, और फिर वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। या फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको वो इम्प्रूव करता है। लेकिन जो स्टेट है, जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्टिव फॉर्म्स है मनी को स्पेंड करने के, उस पर कम पैसा खर्च कर रहा है। A report by the RBI had estimated that the state announced freebies worth 8.6% of its own tax revenue in 22-23। तो स्टेट ने अपने ही जो टैक्स रेवेन्यू था उसका 8.6% फ्रीबीज़ पे, फ्रीबीज़ यानी जो बेनिफिट्स लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन पर खर्च किया। वाइल सच पॉलिसीज़ आर वेल इंटेंडेड, तो ये भी वाइल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये इस तरह की पॉलिसीज़ की जो इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, वो सही है, अच्छा है, लेकिन दे रिफ्लेक्ट द
inability of the economy to create productive forms of employment at the scale required to alleviate social pressures for fiscally stressed state। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये शो करते हैं कि जो इकोनॉमी है हमारी वो वो उसकी इनेबिलिटी है, यानी वो क्या नहीं कर पा रही हमारी इकोनॉमी, प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई, इतने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही, जो कि ज़रूरी है, जिस लेवल पे, जिस स्केल पे ज़रूरी है, जिस लेवल पे ज़रूरी है टू एलिवेट, किसी चीज़ को कम करना, किसी प्रॉब्लम को कम करना। तो सोशल प्रेशर्स की बात करें, सोशल प्रेशर्स को एलिवेट करना यानी सोशल प्रेशर्स को कम करना। तो जिस लेवल पे हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, जिस लेवल पे उसे जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, ताकि लोगों के जो सोशल प्रेशर्स है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं जो लोगों पर, वो कम हो, उस लेवल पे शायद हमारी इकोनॉमी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, फॉर स्ट्रेस्ड स्टेट्स, फिजिकली स्ट्रेस्ड स्टेट्स यानी जो ऐसे स्टेट्स जिनके जो फाइनेंसेस है वो स्ट्रेस में है, यानी उनके ऊपर थोड़ा डेट का बर्डन ज़्यादा है। द फोकस शुड बी टू क्रिएट ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो फोकस किस पे होना चाहिए? तो जो एडिटोरियल है वो सजेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट्स का फोकस होना चाहिए और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने पे, स्पेशली एट द लो एंड ऑफ द स्किल्स स्पेक्ट्रम। और ख़ास तौर पे कौन से टाइप की जॉब्स होनी चाहिए? एक होता है हाई, अब स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम मतलब पूरे रेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अलग अलग लेवल्स की जॉब्स होंगी। तो अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाईएस्ट लेवल पे ही सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करोगे, क्योंकि जिन लोगों के पास स्किल्स कम है तो वो लोग जो अगर लोअर लेवल पर जॉब्स कम है, तो जहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम है, तो अगर ये जॉब्स कम है तो वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, क्योंकि वो ये वाली जॉब्स नहीं सीख कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यानी फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, खास तौर पे जो लोअर एंड स्पेक्ट्रम का, यानी कि जहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट कम होती है, वहाँ पर ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने पे फोकस होना चाहिए। इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए, ये जो है दिस शुड बी मेड श्योर कि लोगों के पास हेल्थ और एजुकेशन की अवेलेबिलिटी हो, एंड प्रोवाइड पाथ्स फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, और ऐसे वेज प्रोवाइड करने चाहिए जहाँ पर लोग जो है अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि जैसे अगर कोई इस लेवल पर वर्क करता है उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्यों कि वो स्किल करके अपने आप को वो इससे ऊपर वाले लेवल पे जहाँ पर भी वो पर्सन वर्क कर रहा है, तो वहाँ से नेक्स्ट लेवल पर जाके अपनी स्किल्स इंप्रूव करके वो जो है वो वर्क कर सके। तो अपवर्ड मोबिलिटी से मतलब ये है, मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो अपवर्ड मोबिलिटी यानी कि जो सोशल, जो हमारा, इसको सोशल लैडर भी कह सकते हैं कि लो इनकम से हाई इनकम पे, तो जो लोग हैं वो अपवर्ड मूव कर सकें। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए लोगों के पास। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल था, और हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखे वो ये थे। तो ऐसा कोई बिल्कुल डिफरेंट वर्ड नहीं था, ये सब, इन सब से आप जो है काफ़ी फेमिलियर होंगे, और जितने टाइम से हम रीड करते आ रहे हैं तो इनमें से काफ़ी वर्ड से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतने ज़्यादा आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, और आप जो है आरसीज भी अच्छे से अटेंड कर पाएंगे एग्जाम्स में। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।